वेलकम टू मैड एजुकेटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? होप यू एंड योर फैमिली मेंबर्स आर डूइंग वेल। आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का फाउंडेशन स्टोन क्लास 11 यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। इस यूनिट को हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा उसका एक क्विक रिकैप हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। एक सेकेंड, रिकैप। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। जिसमें हमने एक बेसिक नॉलेज लिया कि केमिस्ट्री क्या है। इसमें हमने क्या पढ़ते हैं, कैसे एल्केमी से केमिस्ट्री डेवलप करके आज के मॉडर्न केमिस्ट्री बने हैं, इसके एक रफ आइडिया हमने लिया है इस इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री से। सेकंड पॉइंट, उसके बाद हमने क्या आ जाना, केमिस्ट्री क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में, इसका क्या रोल है, क्यों हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसको हमने जाना। सो सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हमने जाना था कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने जाना। अब हम जानते हैं मैटर क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्लासिफिकेशन को देखा। स्टेट्स ऑफ मैटर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर क्या था, that occupies space and having volume, that occupies space and having mass। मतलब जिसके पास वॉल्यूम भी हो एंड मास भी हो उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर को हमने 3 स्टेट्स में डिवाइड किया था, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। आइस का, फिर वाटर का एंड उसका वेपर का एक एग्जांपल भी हमने पिछले लेक्चर में लिया था। ठीक है, फिर आते हैं हम मैटर को क्लासिफिकेशन में। मैटर की क्लासिफिकेशन में हमें बेसिकली मैटर को 2 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया था, जहां पर फर्स्ट प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया इनटू 2 टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है हमने जाना था, एलिमेंट्स वो होता है एक प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ सेम टाइप की एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड कंपाउंड्स जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है। एंड मिक्सचर में, मिक्सचर को हम अगर 2 टाइप्स क्लासिफाई किए थे लास्ट लेक्चर में, जहां पर होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी जो कॉम्पोजिशन है ना, इसकी जो कॉम्पोजिशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। ठीक है, होता है होमोजीनियस एंड जो ना होता है उसको कहते हैं हम हेटेरोजीनियस। ठीक है,
ओके, उसके बाद हमने जाना प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट। उसके बाद हमने जाना प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट। जिसमें दो प्रॉपर्टीज थे, फिजिकल जिसमें ओडर, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब आता है, एंड केमिकल जिसमें रिएक्टिविटी, कॉम्बस्टिबिलिटी डिपेंड करता है। सो फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? फिर जाने अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। नंबर 5 साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक मेजरमेंट, सिक्स नंबर पर हमने प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। ओके, एक क्विक क्विज रिकैप कर लेते हैं। बताओ, अगर आप आपके क्लास के जितने भी मेट्स है ना, एक साथ एक टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, सबकी टाइट्रेशन का जो वैल्यू आया है ना, वो एक दूसरे की क्लोज तो है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है ना उससे अलग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिसिशनल और एक्यूरेट। कमेंट इन बिलो। ओके, फिर हमने जाना लॉज of chemical laws, chemical combination। सेवन पॉइंट पर हमने जाना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं ना, तो ये 5 बेसिक लॉज फॉलो होते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में जाने थे, पर हम इनमें से बस 3 मेन लॉज डिटेल में देखेंगे। नंबर फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो एंटोनी लैवोसियर ने हमें 1789 में दिए थे। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लो सबसे बेसिक है। इसने कहा कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में मास ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम बोल सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर मैं 10 ग्राम हाइड्रोजन को 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊं तो टोटल 90 ग्राम वाटर ही बनेगा। मास इसमें कंजर्व्ड है, ठीक है। 10 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 80 ग्राम ऑक्सीजन, इसमें से जो पानी बनेगा H2O जो है वो टोटल 90 ग्राम ही बनेगा, यानी कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल है। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, यानी कि रिएक्शन करने से पहले जो रिएक्टेंट का मास है और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट्स की मास है वो इक्वल होता है, ठीक है। अभी हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो है लॉ ऑफ डिफिनाइट
प्रोपोर्शंस से जोसेफ प्रूस्ट ने दिया था। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग एक प्योर केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइन करते हैं, इर्रेस्पेक्टिवली ऑफ उन्हें कैसे बनाया गया, ये कहां से मिले, वो ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं हो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल वाटर को चाहे हम रिवर से लूं या फिर लेबोरेटरी में बनाओ, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास ऑफ रेशियो है ना हमेशा 1:80 है। पिछले लेक्चर में भी हमने यही एग्जाम्पल उठाए थे, तो जहां पर हमने मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना वाटर में, वही हमने डिस्कस किए थे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो हमेशा 1:80 रहेगा, ऑब्वियस, क्योंकि जो दो हाइड्रोजन एटम्स है ना वो मास 2 यूनिट मैंने ए म्यू, उसके बाद हम जानेंगे कि ए म्यू क्या है, यू क्या है, आगे के लेक्चर में हम जानेंगे। और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके उसका जो मास ऑफ रेशियो है ना वो 2:16 होता है, जो पिछले लेक्चर में हमने जाना था। 2:16 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं ना तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है 1:8 का हो जाता है। दिस इज द डिटेल वी नीड टू रिमेंबर। ओके, नंबर 3 आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसे सर जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। ठीक है, ये लॉ थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो एक एलिमेंट का मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है ना वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ही होता है। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके दो कंपाउंड्स बनाते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने इसी एग्जाम्पल को ही एक्सप्लेन करने के लिए उठाए थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आते हैं। 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन combined with 16 parts of oxygen। यहां पर ना for carbon dioxide 12 parts of carbon combines 2 है, इसलिए 32 parts of oxygen है। ठीक है, सो इसमें कार्बन का जो मास है ना 12 वो फिक्स्ड है, ऑक्सीजन के मासेस कितने 16 और 32, इनका जो रेशियो है ना वो सिंपल रेशियो में, लाइक इसमें आप देख सकते हो 16 है और जो 32 है ना वो एक सिंपल रेशियो में 1:2 इसी अनुपात में ही चलता है। ठीक है, ये था हमारा क्विक रिकैप। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन लेक्चर के ऊपर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जहां पर लॉज पढ़ने के बाद जॉन डाल्टन ने ना 1803 में अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी। इसके मेन पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है। मैटर एटॉम्स से बना है जो इंडिविजिबल होते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटॉम्स। ठीक है, The modern science proved this wrong. We'll still study it as a historical foundation. एक ही एलिमेंट के सारे एटॉम्स आइडेंटिकल होते हैं, मतलब मास, साइज, प्रॉपर्टीज में सब इक्वल होते हैं। एटॉम्स सेम एलिमेंट, आइडेंटिकल, कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियोज। आइडेंटिकल मतलब सेम, कंबाइंड मतलब जुड़ना, इन फिक्स्ड रेशियोज, एक पर्टिकुलर रेशियो में अपने दूसरे से जुड़ता है।
डिफरेंट एटम्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं, लाइक H2O, CO2 ये अलग, इसका जितने भी मॉलिक्यूल्स है अलग है H2O से। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम एक दूसरे से अलग है, सिंपल सा फंडा। एटम्स कंबाइन करते हैं लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट होते और ना ही डिस्ट्रॉय, यानी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इसका जो वैल्यूएशन है ना, दिस वैलिडेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले हमने जाना ना लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी को ये वैलिडेट करता है। कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये सारे था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो प्रॉपर्टीज जो उन्होंने दिया था वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है ये हम जानेंगे। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 the mass of a single atom of the carbon 12 isotope, isobar, isotone, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन क्या है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पिछले वाले लेक्चर को देख सकते हो। पहले हम एटम्स का मास कैसे मेजरमेंट करते थे, हम एक रेफरेंस एटम माना जो है कार्बन 12 आइसोटोप, लाइक यहाँ पर कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है, तो हम यहाँ पर कौन सा कार्बन को चूज किया, जो है कार्बन 12, जो कार्बन 13 का एक आइसोटोप है, ठीक है। इसको हमने एक रेफरेंस एटम की तरह माना और वो था कार्बन 12 आइसोटोप। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एक कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 पार्ट को हम 1 EMU कहते हैं। पहले तो हम इसे EMU कहते थे, अभी हम इसको यूनिफाइड मास कहते हैं। इसी यूनिट को रेफरेंस मानकर हम दूसरे एटम्स के मास जो बताते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन का मास अप्रोक्सीमेटली 1 U हो गया, लाइक ऑक्सीजन का 16 U हो गया, इस टाइप का, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, इज वेटेड एवरेज ऑफ द मासेस ऑफ एन एलिमेंट्स naturally occurring isotopes based on their relative abundances. एवरेज एटॉमिक मास बच्चों नेचर में ज्यादातर एलिमेंट्स आइसोटोप के रूप में होते हैं। जैसे अभी हमने बोला आपको कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस, जिसे हम आइसोटोप कहते हैं। कार्बन 12 एंड कार्बन 13 जो है ना एक दूसरे के आइसोटोप है, ठीक है। वहीं पर इसीलिए हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ये क्या होता है, हर आइसोटोप की नेचुरल अबंडेंसेस कितने परसेंट नेचर में प्रेजेंट है और उसके मास का वेटेड एवरेज। लाइक मान लो कि कार्बन 12 का जो परसेंटेज है ना, कार्बन 13 का टोटल होल परसेंटेज जो नेचर में प्रेजेंट है, कार्बन 12 का कितना अमाउंट परसेंटेज प्रेजेंट है, कार्बन 13 का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में वैल्यूज डेसिमल में होती है। अब आते हैं मॉलिक्यूल मास पर। मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास जब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तब ये बनता है, लाइक H2O, CH4। Molecular mass is the sum of some atomic masses of all atoms in molecule। मतलब इसके जो भी टोटल मॉलिक्यूलर मास है ना, मान लो कि H2O जो है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, जो हाइड्रोजन का एक यूनिट जो एटॉमिक मास है उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐड कर दोगे ऑक्सीजन की 1 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास को, तो उसका जो टोटल मास आएगा ना तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। यानी कि मॉलिक्यूलर मास है किसी भी मॉलिक्यूल के जितने अमाउंट ऑफ उसमें
एटम्स प्रेजेंट है, उसकी इंडिविजुअल जो मास है उसको सम अप करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फॉर्मूला मास क्या है? फॉर्मूला मास ना जो है बेसिकली ए आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, लाइक NaCl हो गया, HCl हो गया, जो एक्चुअल में एक आयनिक कंपाउंड है उसके लिए हो। जैसे आयोनिक मॉडल में ना डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि आयन्स 3D स्ट्रक्चर में यानी क्रिस्टल लैटिस में होते हैं। इसीलिए फॉर एन एग्जांपल NaCl इसकी जो फॉर्मूला मास है ना तो वो हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ Na जो 23U है प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl जो 35.5U है, उसे अगर हम टोटल करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आ जाएगा 58.5U। ठीक है, तो फॉर्मूला मास जो है वो बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड के लिए इंप्लीमेंट होता है, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो टोटल क्या है ना, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उसके इंडिविजुअल जो एटॉमिक मासेस है उसका सम करने से उसका जो रिजल्ट आता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अभी आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट के ऊपर। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है ना जो आपको आज हम सिखाने वाले हैं वो 12th तक काम आएगा, और फर्दर अगर आप इस केमिस्ट्री से हायर स्टडीज करनी चाहते हो तो मोल कंसेप्ट आपको हर जगह इंप्लीमेंट करना है। सो द मोल, a mole is a SI unit of amount of substances. 1 mole of any substances contains 6.022 into 10 to the power 23 of particles. इस नंबर को आपको याद रखना जरूरी है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं ना कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो हमने एक यूनिट बनाई। जैसे हम 12 चीजों को एक डजन कहते हैं। अगर आप ठेले वाले के पास जाओगे जो केला सेल कर रहे हैं ना, तो आप उसके पास अगर चले जाओगे तो आपको बोलते हो कि भैया मुझे 12 बनानास एक साथ देना। तो अगर इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप उसको बोलते हो कि मुझे एक डजन बनाना दो तो आपको दे देगा, क्योंकि उसका जो यूनिट है ना एक डजन, उसमें कितना अमाउंट ऑफ बनानास आते हैं, जस्ट 12। सो एक डजन इक्वल टू 12। वैसे ही ये जो 6.022 into 10 to the power 23 जो है ना एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स है। केमिस्ट्री में हम एक मोल डिफाइन करते हैं ना, वैसे ही द मोल इज द SI यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। इसका जो वैल्यू है वो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एक मोल में जितना भी सब्सटेंस आता है वो 6.022 into 10 to the power 23 इसके बराबर होते हैं। लाइक मैंने पहले भी बोला कि एक डजन इज इक्वल टू 12 अमाउंट, वैसे ही एक मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, अगर आप किसी भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कर रहे हो तो वहां पर अगर आपको बोलता है कि एक मोल H2O कि 2 मोल NaCl, तो आपको समझना होगा कि जो मोल है ना तो वो 6.022 into 10 to the power 23 की बात बोल रहे हैं। तो इन दिस केस 2 into 6.022 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक पैकेट है, ये सिंपल भाषा में बोले तो ये पैकेट है। और ये जो 6.022 into 10 to the power 23 है ना, ये बहुत एक लंबी डिजिट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट है, अगर हम पॉइंट उठा देते हैं तो जो 3 है ना तो ये तो कट हो जाएगा। तो 6.62022 इसके बाद भी 20 नंबर ऑफ जीरोस बैठेंगे, तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे कि कितना लंबा एक डिजिट है। तो इसकी वजह से हम जस्ट मोल को लेकर आए। एवोगाड्रो नंबर क्या है? द फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब जितने अमाउंट ऑफ
पार्टिकल्स एक मोल में प्रेजेंट होता है, उसे हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, क्योंकि जो एवोगाड्रो है ना, इसीलिए इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसके नाम से एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। जैसे 1 मोल इक्वल टू डिजिट इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, सब इक्वल है। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल में अगर बोलते कि एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, NaCl मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब वो बस आप उस क्वेश्चन में एवोगाड्रो नंबर के मतलब यही बोल रहे हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकली अगर हम किसी से डिनोट करते हैं तो कैपिटल N स्मॉल a। ठीक है, चलिए अब आते हैं मोलर मास। एक मोल ऑफ सब्सटेंस का मास ग्राम्स में, लाइक द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 जो पार्टिकल्स है, इसके टोटल जो मास है उसे हम एक साथ मोलर मास बोलते हैं। जैसे हम इस डिजिट को एक साथ मोल बोल रहे थे, वैसे ही इसका जो मास है ना, उसे हम मोलर मास बोलते हैं। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है, उसे हम मोलर मास बोलते हैं। यूनिट है इसका ग्राम्स पर मॉलिक्यूल, लाइक ग्राम पर मॉलिक्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्मूला इसको डिफाइन करने के लिए मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द मोल्स। इसको अब ध्यान से याद रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते वक्त ना ये बहुत बार आएगा। मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द मोल्स। हम यहाँ पर एक छोटा सा मैथ कर लेते हैं। कंसीडर कर लो हाइड्रोजन एटम्स जो H, इसका जो एटॉमिक मास है वो 1U के बराबर है। ठीक है, इसका जो मोलर मास होगा, वाटर मॉलिक्यूल के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मोलर मास तो 1 ग्राम पर मोल होगा। मतलब एटॉमिक मास 1U हो गया एंड मोलर मास जो हो गया ये 1 ग्राम पर मोल हो गया। वैसे ही वाटर के लिए इसका जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा कि एटम तो नहीं है, मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो हो जाएगा 18.02U, और इसका मोलर मास वो भी 18.02 ग्राम पर मोल ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रिलेशन बिटवीन मास, मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो रिलेशन बताया गया है इधर मोल्स एंड मासेस की, मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, इस रिलेशन से ना जितनी भी न्यूमेरिकल्स आप 11th एंड 12th में करोगे ये बेसिक है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम पड़ा है बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। न्यूमेरिकल्स में इसका जो यूजेज है ना, अब हायर स्टडीज में भी इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। मोल्स एंड मास है, इसको डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी सॉल्यूशन में अगर उसको मोल्स को डिफाइन करना हो तो उस सॉल्यूशन का या फिर कोई मिक्सचर है कुछ भी हो तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिंपल सा एक मैथ का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सेकंड,
अगर मेरे पास 49 ग्राम ऑफ H2SO4 है तो कितने मोल्स वे, ठीक है जी, H2SO4 में कितना मोल्स प्रेजेंट है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सॉल्यूशन के तौर पर इसका जो सॉल्यूशन है H2SO4, इसका जो मोलर मास है वो हो जाएगा 2 टाइम्स 1, क्योंकि H की जो एटॉमिक मास है 1 है, ठीक है, प्लस 32 जो सल्फर के लिए है एंड 4 into 16 जो ऑक्सीजन के लिए है, हाइड्रोजन और सल्फर फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंट है एंड 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन की प्रेजेंट है एंड सल्फर के लिए बस 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये आ जाता है 98 ग्राम पर मोल। अब मोल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल को हमने पिछले लेक्चर में क्या जाना, मोल को कि मोल है 6.022 into 10 to the power 23 जो डिजिट है, इसको हम एक साथ मोल बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने मोल प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में, इसमें सो हमें 49 ग्राम सॉल्यूशन में हमें पता करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मोलर मास, ठीक है। मोलर मास डिफाइन कर लिया, मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर बोल सकते हो, तो चलो सिंपली से मोल्स बोलते हैं। यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 49 ग्राम 98 ग्राम पर मोल। अगर हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं ना तो उसमें उसके साथ जो यूनिट है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वापस में ना वो कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो प्रॉपर यूनिट की ही आती है। तो याद रखना है कि उसके जो कैलकुलेशन करेंगे हम तो उसमें यूनिट को भी हम इन्वॉल्व करना है। तो ग्राम ग्राम यहाँ से कट आउट हो जाएगा, उसको जो सॉल्व करके बाद आएगा वो हो जाएगा 0.5 मोल्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, एंड मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट जो कैपिटल एन में है उससे अगर एवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं तो कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसे हम डिनोट कर सकते हैं। अगर इस सबको कनेक्ट कर लेते हैं तो इक्वेशन 1 अगर इक्वेशन 2 हो तो हम दोनों को एक साइड लाइक यहाँ पर कर लेते हैं, m by कैपिटल M इज इक्वल टू n by स्मॉल m, ठीक है। इससे आप किसी भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। लाइक कैपिटल N को अगर हम इस टाइप का लेकर आते हैं तो कैपिटल N सो स्मॉल m इंटू कैपिटल NA डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ये जो हो जाएगा ये होगा कनेक्टिंग ऑल दिस ट्रीज जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिफाइन करता है, ठीक है। अब आता है मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इनटू 100, परसेंटेज के हिसाब से बोल रहे हैं इसलिए 100 को कंसीडर करना ही है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में हर एलिमेंट का मास परसेंट कितना है ये निकालना आना चाहिए, इसीलिए जो फॉर्मूला दिया गया ना ये है मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, यानी कि कोई कंपाउंड में कोई एलिमेंट उस कंपाउंड में कितना परसेंट में प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करना। जैसे कि H2O ये टोटल कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, अगर इस एलिमेंट का जो मास है उसको हम इधर लिखते हैं इनटू 100 करते हैं डिवाइडेड बाय इसका जो टोटल मोलर मास ऑफ दैट ऑल कंपाउंड, टोटल मोलर मास
इसका 18 ग्राम है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो 16 है। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन होकर आएगा वो हो जाएगा मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। अब आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, मतलब कितने एग्जैक्टली अमाउंट अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये हो गया बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन को हम C6H6 एंड CH, क्योंकि इसका जो रेशियो है ना, इसको सिंपलेस्ट नंबर ऑफ रेशियो, मतलब 6:6 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो ये जो हो गया है ना, कितना नंबर ऑफ कार्बन्स इसमें प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो वो डिफाइन किया जा सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, एग्जैक्टली बता देता है। वहीं पर जो इसका सिंपलेस्ट रेशियो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, ये जो C एंड H है, इससे आपको पता नहीं लगेगा कि कितना अमाउंट ऑफ, कितना नंबर ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोजन प्रेजेंस है, ठीक है। नंबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये पता चल जाता है कि ये इक्वली नंबर पर प्रेजेंट है एंड कौन सा एटॉम प्रेजेंट है, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला से। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एग्जैक्टली क्या है वो पता चल जाता है। स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, प्रोनाउंस्ड एज स्टोइकियोमेट्री, एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है एलिमेंट मेजर करना। डेफिनेशन क्या है? इट इज द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन के तौर पर यहां पर लिख लेते हैं, इट इज द वॉल्यूम्स It is the calculation of masses or volumes of a reactant and product in a chemical reaction। यहाँ पर देख सकते हो केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स CH4 एंड O2 है एंड जो प्रोडक्ट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। इसका मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की जो टोटल मास एंड इसका जो वॉल्यूम्स है ना, इसका जो कैलकुलेशन है वो स्टोइकियोमेट्री से पता चलता है। एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं और एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ जहां पर NH3 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। NH3 को फॉर्मेशन करने के लिए हम N2 + 3H2 इसको फॉर्मेशन करते 2NH3। जैसे एक मोल कुछ नहीं है तो मतलब एक मोल, ठीक है, एक मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसको डायरेक्टली हमने कंबाइन कर दिया। इसको रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रेजेंट हो गया। कैसे हुआ? मास मीनिंग 28, इसके लिए 28 ग्राम N2 जो 1 मोल एंड 6 ग्राम
ऑफ H2 रिएक्ट करने के बाद 34 ग्राम NH3 देगा। ठीक है, सो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Q 28 प्लस 6 इज इक्वल टू 34। सो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। सो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है। ठीक है, अभी इस स्टोइकियोमेट्री में ना एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो है लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, यही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट हो जाता है। और जो लाइक रियल लाइफ में हम कोई रिएक्टेंट्स को हमेशा परफेक्ट स्टोइकियोमेट्री रेशियो में तो मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है वो रिएक्शंस को रोक देता है, उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और जो बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट होता है। लाइक सैंडविच बना रहे हो ना ब्रेड और चीज से, मान लो कि ब्रेड 10 स्लाइसेस में लिए और चीज 4 स्लाइसेस में, तो आप 4 सैंडविच ही बना पाओगे क्योंकि चीज लिमिट कर रहा है। चीज लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, ब्रेड एक्सेस रिएजेंट हुआ। मतलब कोई भी रिएक्शन में, मान लो सिंपली रिएक्शंस के तौर पर देख लेते कि यहाँ पर अब 2 रिएजेंट से एक रिएक्शन बना रहे हो। ठीक है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से, तो मान लो कि नाइट्रोजन एक्सेस है और हाइड्रोजन जो है ना तुम्हारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ही है, तो इसमें कितना अमाउंट हाईली प्रेजेंट जो अमोनिया फॉर्म हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है। क्योंकि इसके बाद इसके हाइड्रोजन तो और है नहीं, तो एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, रिएक्शन भी नहीं हो सकता है, तो रिएक्शन क्या हो गया ना, स्टॉप हो जाएगा। और नाइट्रोजन के जितना अमाउंट लेफ्ट ओवर हो गया वो हो जाएगा एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, ओके। अभी आता है रिएक्शन सॉल्यूशन। द कंसिडरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present in its given volume can be expressed in any of the following ways। जब हम मास परसेंट और वेट परसेंट के हिसाब पर हम कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में प्रेजेंट है उससे डिफाइन कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, कोई मॉलिक्यूल्स कोई कॉम्पोजिशन में, मिक्सचर्स में, सॉल्यूशन में अगर एक से ज्यादा यानी कि 2, मिनिमम 2, ठीक है, तो 2, 3, 4 जितने भी अमाउंट ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसी अनदर पार्टिकल्स की, तो मान लो कि कंपोनेंट 1 के लिए एंड कंपोनेंट 2 के लिए, अगर कंपोनेंट 1 की अगर मोल फ्रैक्शन डिफाइन करेंगे तो कंपोनेंट ए के लिए हो जाएगा उसका मोल यानी कि मोल फ्रैक्शन किसी एक सॉल्यूशन में, मिक्सचर में जितना अमाउंट ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसका टोटल से अगर डिवाइड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर मोल ऑफ कंपोनेंट को, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा तो पर्टिकुलर मोल के कंपोनेंट के लिए निकलेगा। ठीक है, मास परसेंटेज क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of the solution into 100। ठीक है, ये हो जाता है मास परसेंटेज।
इसे W/W से डिनोट करते हो। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, यानी कि डिवाइडेड बाय एक लीटर में कितना सॉल्यूट मोल प्रेजेंट है। मोलारिटी से हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। ठीक है, ये जो चारों टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपकी कितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे सब में एक क्वेश्चन आता ही है। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल्स प्ले करता है ये चार टर्म्स, परसेंटेज पर वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी भी है, ठीक है, फॉर्मेलिटी भी है, बहुत सारे टर्म्स है। तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है जो आप प्रैक्टिस करेंगे। होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच। होप ये डिटेल्ड सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नए कोई सेशन में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। बाय बाय।